हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट, अ पार्ट ऑफ क्लैट पॉइंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था चैप्टर सेकंड, दैट इज पनिशमेंट, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैसे कैसे दिया जाता है, और चैप्टर सेकंड में जो प्री के क्वेश्चंस थे, मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब हमने कवर कर लिया था। ठीक, अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर थर्ड, दैट इज जनरल एक्सेप्शंस। ठीक, इसको रखने का मेन मोटिव क्या क्या है, इसमें कौन कौन लाइबल नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, तो जनरली कोई एक्ट करने के लिए आपको दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एक्टस रिया एंड मेंस रिया। मेंस रिया एंड एक्टस रिया। पर कभी कभी होता है एक्टस रिया दिखता तो है, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसने किसी के ऊपर गोली चला दिया, 7 साल के नीचे कोई बच्चा है, उसने किसी के ऊपर गोली चला दिया। यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि एक्ट हुआ है, उसने गोली चलाई और सामने वाला बंदा मर गया। ठीक, लेकिन वो जो बच्चा है, क्या वो मेंस रिया फॉर्म कर सकता है? क्या उसकी गिल्टी माइंड होगी? तो ऐसे सिचुएशन में उस बच्चे को लाइबल ना करके उसको जनरल एक्सेप्शंस में लाके उसको डिफेंस दिया जाता है कि चलो ठीक है, हो गया बच्चे से। ठीक, इसमें क्या होता है कि मेंस रिया यहाँ पे टोटली एब्सेंट होता है और एक्टस रिया है। ऐसे केसेस में जहाँ पे एक्टस रिया तो रहता है और मेंस रिया एब्सेंस रहता है, तो ऐसे लोगों को डिफेंस मिलता है जनरल एक्सेप्शंस में। ठीक, तो इस सेक्शन का मोटिव है कि जहाँ पे एक्टस रिया दिख तो रहा है बट मेंस रिया नहीं है, ऐसे लोगों को, वो लोग लाइबल नहीं होते हैं, उन लोग को डिफेंस मिलता है अंडर चैप्टर थर्ड। ठीक, हम लोग शुरू में ही BNS जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग शुरू में ही सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 हम लोग ने ये देखा था कि कोई भी प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी सेक्शन पढ़ेंगे, कोई भी इलस्ट्रेशन हम लोग इस संहिता में पढ़ते हैं, उन सारे सेक्शंस को हम लोग जनरल एक्सेप्शंस को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। हर जगह ये नहीं बताया जाएगा कि जो 7 साल के नीचे का बच्चा वो ऑफेंस नहीं कर सकता। आप कहीं भी पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे इस संहिता में, आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन। पहली बात, इस सेक्शन को बहुत लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का जो सही तरीका है वो हम लोग देखने वाले हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ठीक, नथिंग इज एन ऑफेंस, मान लीजिए एक एक्ट है, वो जनरल वे में ऑफेंस होता है। ठीक, मान लीजिए जैसे एक ए है, बी को पकड़ ले जाता है, तो इसमें क्या होगा, ए लाइबल होगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए। लेकिन मान लीजिए इसमें ए है, वो एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, और उसमें उसको कोर्ट के द्वारा ऑर्डर मिलाया गया है, मिला है कि आप बी को पकड़िए। तो इसमें क्या होगा, ए चूंकि एक पुलिस ऑफिसर है, अगर वो इस ड्यूरेशन में अगर उसको ऑर्डर मिलता है इसलिए वो बी को अरेस्ट करता है, तो ये क्या है, ए बाउंड बाय लॉ टू डू है, और ऐसे एक्ट क्या होगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कोई व्यक्ति बाउंड बाय लॉ टू डू है, अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो उसके दौरान अगर वो ऐसा कोई एक्ट करता है जो नॉर्मली वो ऑफेंस होता है, बट इसमें क्या होगा, ऑफेंस नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू। ठीक है, पहला तो ये बाउंड बाय लॉ है। बाउंड बाय लॉ है, कैसा है, बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। इस सेक्शन में आप देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को डिफेंस तो मिलता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ को कोई डिफेंस नहीं मिलता। मान लीजिए अगर मिस्टेक ऑफ लॉ को अगर ये लोग डिफेंस में रखते जाए, तो आए दिन हर एक बंदा, जो भी हर एक इंसान सिर्फ ये डिफेंस लेगा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है, अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये कोर्ट जो है वो ये प्रिज्यूम करके चलती है कि आपको अपने देश का नियम कानून पता होगा। मर्डर जो है हर एक जगह अपराध है। मान लीजिए आप आके यहाँ पे इंग्लैंड के हैं, कहीं के भी, आप दुनिया में किसी भी कोने रहते हैं, और आके आप इंडिया में आके मर्डर कर देते हैं, फिर आप कहते हैं अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मर्डर क्या होता है, इसमें यहाँ पनिशबल होता है। तो ये नहीं, कोर्ट पूछेगी, कोर्ट कहेगी आपको पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन यहाँ पे लॉ है ऐसा कि मर्डर करना एक अपराध है, तो आप माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट को तो लोग डिफेंस में रखते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ में कोई डिफेंस नहीं है। अब वो एक्ट कैसा होना चाहिए, इन गुड फेथ होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब क्या होता है, ड्यू केयर एंड कॉशन। ठीक, समझ गए। चलिए हम लोग इसे कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। मान लीजिए ए है, ए अ सोल्जर फायर ऑन मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर।
ए क्या होता है, ये देखिए ये एक मॉब है, मान लीजिए भीड़ है, ठीक है। भीड़ कैसी है, बहुत उग्र भीड़ है, मार धाड़ किए जा रही है, सब सामान तोड़े फोड़े जा रही है, ठीक है। तो ए के पास एक ऑर्डर आता है सुपीरियर ऑफिसर का, उसका आप अब गोली चला दो, क्योंकि ये जो भीड़ है ये अब बढ़ रही है। तो जो ए क्या होता है, वो फायरिंग करने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए लाइबल नहीं होगा और ए को सेक्शन 14 की डिफेंस मिलेगी, क्योंकि पहली बात तो ये बाउंडेड बाय लॉ है, और दूसरी क्योंकि इसको सुपीरियर ऑफिसर ने इसको ऑर्डर दिया है कि ए को क्या आप गोली चलाओ मॉब पे, ठीक है। तो पहली बात तो ये बाउंडेड बाय लॉ है, दूसरी बात ये गुड फेथ में काम कर रहा है, तीसरी बात इट इज़ नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, बिकॉज ही इज़ बाउंडेड बाय लॉ और ये गुड फेथ में है, इसी वजह से यहाँ पे ए को डिफेंस मिलेगा, ठीक। अब एक दूसरा इलस्ट्रेशन हम लोग ले लेते हैं। मान के चलिए एक पुलिस ऑफिसर है, उसको ये ऑर्डर मिला है कि जाओ आप जेड को अरेस्ट कर लाओ। जेड जाता है, प्रॉपर इंक्वायरी, ए जाता है, प्रॉपर इंक्वायरी करता है, सब कुछ देखता है, नाम पता सब पता करता है, लेकिन उसको ये गलती से उसको एक कन्फ्यूजन हो जाती है और गलती से वो जेड की जगह सी को उठा लाता है, ठीक। उसने प्रॉपर इंक्वायरी किया था, सब कुछ उसने किया था, लेकिन गलती से वो जेड की जगह सी को उठा लाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए लाइबल नहीं होगा, क्योंकि इसका गुड फेथ है। यहाँ पे इसने ड्यू केयर एंड कॉजन का पूरे प्रिंसिपल्स फॉलो किया था, इसने सब इंक्वायरी किया, उसके बावजूद भी इसको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई और ये जेड को उठा लाया। तो यहाँ पे ए क्या होगा, ए विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट, ठीक। अब चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए उसी केस में जिसमें ए एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक, उसको ऑर्डर मिलता है आप जाइए जेड को उठा के लाइए, ठीक है। ए क्या काम करता है, जाता है, किसी से कुछ नहीं पूछता है, आनन फानन में जाता है, बिना देखे ताके, बिना पूछे पाछे वो गलती से सी को उठा लाता है। तो क्या यहाँ पे ए को डिफेंस मिलेगा? क्या यहाँ पे जो ए का एक्ट है वो गुड फेथ में है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि उसने न प्रॉपर केयर रखा है उसका, ना कॉजन लिया है, ना उसने प्रॉपर इंक्वायरी किया है, तो उसका एक्ट यहाँ पे गुड फेथ में नहीं आएगा। ऑल्दो ही इज बाउंडेड बाय लॉ, बट उसकी ये ड्यूटी थी कि आप इंक्वायरी करिए कि जेड कौन है, कहाँ रहता है, जेड का नाम क्या है, ये सब आपकी ड्यूटी है कि आपको इंक्वायरी करना ही करना पड़ेगा, और आप नहीं किए, आपने अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया और आप सी को उठा लें। ये इस केस में क्या होगा, ऑल्दो ए इज बाउंडेड बाय द लॉ बट द एक्ट ऑफ ए इज नॉट इन गुड फेथ, सो हियर ए विल नॉट गेट अ डिफेंस ऑफ सेक्शन 14, ठीक है। अब मान के चलिए ए है, ये सारे इलस्ट्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे इलस्ट्रेशन प्री में पूछे जाते हैं, मेंस में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। मान लीजिए ए है, वो जाता है, कहीं एक ऑफेंस होता है, ठीक, कहीं भी स्पॉट पे एक ऑफेंस होता है, ए जाता है जेड को पकड़ लाता है, ठीक। बाद में क्या होता है कि ए को पता चलता है कि जो ऑफेंस उस ए को लगता है शुरू में कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ऑन द टाइम ये जेड को पकड़ तो लाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो क्या यहाँ पे ए को डिफेंस मिलेगा? सो द आंसर इज नो, यहाँ पे भी ए को सेक्शन 14 का डिफेंस नहीं मिलेगा, ऑल्दो ही इज बाउंडेड बाय लॉ। बट क्या हुआ, यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ, मिस्टेक ऑफ लॉ था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं था। इस वाले में क्या था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था कि ए को ऑर्डर मिला आप जो जेड को पकड़ के ले गए हो, लेकिन उसने पूरी इंक्वायरी किया और वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वो सी को पकड़ लाया। तो यहाँ पे क्या था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए को जेड को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ के पकड़ा कि नहीं लाओ इसको तुरंत पकड़ लेते हैं। बाद में पता चला वो ऑफेंस क्या था, नॉन कॉग्निजेबल था। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस में ए को डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेक्शन किसी भी तरीके से मिस्टेक ऑफ लॉ को प्रमोट नहीं करती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया इट्स ओके, बट मिस्टेक ऑफ लॉ को ये किसी भी तरीके से प्रमोट ये सेक्शन नहीं करती है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक ऑफ लॉ को ही प्रमोट करते तो ये हर एक बंदे का डिफेंस रहेगा कि मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी। मान लीजिए ये जो BNS है ये 1 जुलाई से लागू होने जा रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ये बात मान के चलेगी कि अपने देश के जितने भी नागरिक हैं सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जो BNS है वो 1 जुलाई से लागू होने वाली है, और जो इसमें जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सबको पता होना चाहिए। वो हर एक घर पे जाके बताएगी नहीं कि नहीं ये ऑफेंस है, BNS इतने को लागू हो रहा है। तो वो आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप अपने देश के नियम कानून को जाने,
समझे, ये गवर्नमेंट नहीं बताने जाएगी। इसीलिए इस सेक्शन में किसी भी प्रकार से मिस्टेक ऑफ लॉ को प्रमोट नहीं किया जा रहा है और मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई भी डिफेंस नहीं है इस सेक्शन में। ठीक, अब आइए देखते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, क्योंकि जो मेंस में क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि व्हाट डिफाइन सेक्शन 14 एंड व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स विद इलस्ट्रेशन। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके। तो सबसे पहला जो इसका है एसेंशियल एलिमेंट वो होगा एन एक्ट डन बाय द पर्सन हु इज बाउंडेड बाय लॉ टू डू इट। ठीक, तो बाउंडेड बाय लॉ टू डू इट पहला हो गया। अब कैसा वो एक्ट कैसा होना चाहिए, इन गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा एसेंशियल एलिमेंट हो गया। गुड फेथ में होने के आगे वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ होना चाहिए। ये क्या हो गया, तीसरा एसेंशियल एलिमेंट हो गया। ठीक, अब चलिए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहले अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विद कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। वही है जो हम लोग ने पहले देखा था। ए मान लीजिए एक सोल्जर होता है, उसके जो उसके सुपीरियर ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि आप मॉब पे गोली चला दो, और ए मॉब पे गोली चला देता है। यहाँ पे क्या देखा जाता है, ए जो है वो बाउंड बाय लॉ है, तो इसलिए ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक सेक्शन है जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक ना, जो सेक्शन 14 ऑफ BNS है वो मिस्टेक ऑफ बाउंडेड बाय लॉ के बारे में बताता है। जो सेक्शन 14 है वो क्या बताता है, बाउंडेड बाय लॉ के बारे में बताता है। और जो सेक्शन 17 है ऑफ BNS वो बताता है जस्टिफाइड बाय लॉ। और हम लोग जब भी सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन 14 और सेक्शन 17 सब साथ में पढ़ते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं जस्टिफाइड बाय लॉ क्या कहती है। नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। यहाँ पे क्या शब्द यूज किया जा रहा है, जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए है, ए देखता है कि एक जगह है जहाँ पे एक लड़की का रेप हो रहा है। ठीक, 4-5 बंदे मिलके उसका रेप कर रहे हैं, वो रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जाता है, ए जो बाकी सारे बंदे रहते हैं उनको खूब मारता पीटता है, कायदे से उनको एकदम उल्टा पलटा देता है। बाद में उसको पता चलता है कि वहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। तो इसमें क्या होता है, जो एक्ट करता है बाकी लोग को मारता पीटता है, ऑल्दो उन लोग को हर्ट होता है, जो भी किसी लोग को ग्रीवियस इंजरी हो जाती है, लेकिन जिसका एक्ट था वो जस्टिफाइड बाय लॉ था। ऑल्दो ही वॉज नॉट बाउंडेड बाय लॉ, बट जो उसका एक्ट था वो जस्टिफाइड बाय लॉ था। ठीक, ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए सीज दैट कमिट्स व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी मर्डर। ठीक ना, ए इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ of his power which the law gives to all person of apprehending murderers in the fact sees Z। ठीक ना, ए को क्या लगता है, Z ने मर्डर किया है। ठीक, चलिए इसको हम लोग इजी लैंग्वेज में समझते हैं। ए को लगता है Z ने मर्डर किया है, क्या काम करता है, ए Z को पकड़ के कमरे में बंद कर देता है। ठीक, बाद में पता चलता है Z ने कोई मर्डर नहीं किया होता है, Z इनोसेंट है। तो यहाँ पे जो एक्ट है, ए का जो एक्ट है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। ठीक है, तो ये है मिस्टेक ऑफ बाउंडेड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ में अंतर। जो सेक्शन 14 है वो बताता है बाउंडेड बाय लॉ, और जो सेक्शन 17 है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। ठीक है, जो सेक्शन 15 है वो किसको डिफेंस प्रोवाइड करता है, एन एक्ट डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अगर कोई भी एक्ट जज के द्वारा किया जा रहा है व्हेन ही इज एक्टिंग जुडिशली। जुडिशली कैसे, मान लीजिए किसी को वो जजमेंट सुना रहा है, किसी को वो कोई सजा सुना रहा है, किसी को वो फांसी पर चढ़ा दे रहा है, तो ऐसे एक्ट के लिए जज लाइबल नहीं होगा। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली in exercising of any power which is or in good faith
बिलीव टू बी गिवन बाय हिम बाय लॉ। ठीक है ना, मान लीजिए कोई जज है, वो सजा सुनाता है बी को कि जाओ तुमको 10 साल की सजा सुना रहे हैं, तो वो जो सजा सुना रहा है उसके लिए जज लायबल नहीं होगा, या फिर जो जज है वो किसी बंदे को फांसी की सजा दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कोई जज लायबल नहीं होगा। ये कह रहा है कि यही सेक्शन यही कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज वन एक्टिंग जुडिशली इन एक्सरसाइजिंग ऑफ एनी पावर। जब वो जुडिशली एक्ट कर रहा है, मान लीजिए वो ट्रायल फेस कर रहा है तो जुडिशली वो एक्ट कर रहा है, वो जीरा उनके आगे अगर जीरा हो रहा है तो वो जुडिशली एक्ट कर रहा है, ठीक। विच इज और विच इन गुड फेथ, फेथ कैसा होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए। ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। तो ये हो गया। अगर कोई वो जो दिल्ली रेप केस हुआ था उसमें क्या देखा गया था कि रात में कोर्ट बैठी थी और जो उसमें एक्यूज्ड पर्सन थे उसमें रातों रात फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जज जो होता है वो लायबल नहीं था, उनको डिफेंस मिला सेक्शन 15 का। तो ये सेक्शन यही कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ जज when acting judicially in exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। ठीक, तो सेक्शन 14 क्या बताता है कि वो एक्ट जो कि अगर वो बंदा कर रहा है, अगर वो बाउंडेड बाय लॉ है इन गुड फेथ नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, तो वो लायबल नहीं होगा। सेक्शन 15 किसको डिफेंस देता है, सेक्शन 15 जज को डिफेंस देता है। ठीक, मान लीजिए जज कोई एक्ट कर रहा है जुडिशली इन एक्सरसाइजिंग ऑफ एनी पावर विच इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी गिवन बाय हिम लॉ, तो जज लायबल नहीं होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस पढ़ा था, एक जल्लाद वाला केस भी पढ़ा था, इलस्ट्रेशन भी पढ़ा था, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन से प्री में और मेंस में दोनों में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है कि एक जल्लाद रहता है, वो किसी पे फांसी चढ़ाता है, तो वो यहाँ पे लायबल नहीं होगा क्योंकि वो इसी सेक्शन से, सेक्शन 16 से ही वो प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक, तो नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ, ठीक है, परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। परसुएंस ऑफ वारंटेड बाय अ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट इज डन while such judgment or order remains in force is an offense। अगर कोई ऐसा काम किया गया हो in enforcement of order of a court तो वो offense नहीं होगा। Notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or orders provides the person doing the act in good faith believes that the court has such jurisdiction। चलिए इसको हम लोग इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मान लीजिए ए है, ए को कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि आप जाइए बी को पकड़ के लेके आइए। ठीक, अब यहाँ जो ए है उसको ऑर्डर मिला है कोर्ट के द्वारा, अब वो बी को पकड़ लाता है, तो क्या ए लायबल होगा, नहीं, ए लायबल नहीं होगा क्योंकि उसको सेक्शन 16 का प्रोटेक्शन मिला है। मान के चलिए एक जल्लाद है, उसको ये ऑर्डर मिला है कि आप इन 5 बंदे को फांसी पे चढ़ा दो, तो क्या जल्लाद लायबल होगा? सो द आंसर इज नो, क्योंकि वो भी वो किस लिए काम कर रहा है, इन ऑर्डर ऑफ कोर्ट में काम कर रहा है, तो वो लायबल नहीं होगा। उसका वहाँ पे कोई उसका किसी का डेथ करने का कोई उसका पर्सनल इंटेंशन नहीं कि नहीं लाओ इनको मार देते हैं, उसका कोई पर्सनल बेनिफिट तो है नहीं, वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट में कर रहा है, उसको ऑर्डर मिला है सुपीरियर कोर्ट से कि आप इन 4-5 लोग को फांसी पे चढ़ा दो, इसलिए वो चढ़ा दिया। तो इसमें क्या होगा, जल्लाद को डिफेंस मिल जाएगा। तो सेक्शन 16 क्या कहती है, नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वांट बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट इफ डन while such judgment order remains in force। ये भी है कि वो जजमेंट जो होना चाहिए वो इन फोर्स होना चाहिए, वो ऑब्सलेट नहीं होना चाहिए, इन फोर्स होना चाहिए। in an offense notwithstanding the court may have had in jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court has such jurisdiction। ठीक है, तो सेक्शन 14 किसको बताता है, किसको डिफेंस देता है, द पर्सन बाउंडेड बाय लॉ टू डू। सेक्शन 15 किसको डिफेंस देता है, जज को डिफेंस देता है। सेक्शन 16 किसको डिफेंस देता है, वो एक्ट जो कोर्ट के ऑर्डर से किया जा रहा है उनको डिफेंस देता है। सेक्शन 17 हम लोग अच्छे से पढ़ लिए कि सेक्शन 17 किसको डिफेंस देता है, द पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर कोई एक्ट हो रहा है, वो एक्ट अगर जस्टिफाइड बाय लॉ है और गुड फेथ में है, नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, तभी वो उस बंदे को भी डिफेंस मिलेगा। ठीक,
अब आइए हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या बताता है? एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। देखिए यहाँ पे एक्सीडेंट सेक्शन का रखने का मतलब क्या है कि चलिए एक्सीडेंट किसी का हो गया, किसी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, वहाँ पे एक्टेस्ट्रिया तो दिख रहा है लेकिन उस इंसान का मेंस्ट्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे उस सेक्शन को डिफेंस में रख दिया गया है। तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। ना आपका पास क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, ना ही आपके पास नॉलेज होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट, एक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। मैनर कैसा होना चाहिए? मैनर भी लॉफुल होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई आपका एक्ट अगर लॉफुल है और मैनर जो है वो अनलॉफुल है तो आपको इसमें डिफेंस नहीं मिलेगा। तो लॉफुल एक्ट के साथ साथ लॉफुल मैनर भी होना चाहिए, बाय लॉफुल मीन्स भी होना चाहिए। तीन चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स भी होना चाहिए एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए। अगर ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो जो आपका एक्ट है वो डिफेंस मिलेगा ऑफ सेक्शन 18 का। ठीक, चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए है, उसको एक जगह ऑर्डर मिला कि आप जाके वहाँ पे खुदाई करिए। तो ए जो बंदा है वो अपना जो कुल्हाड़ी उड़ाड़ी है लेके गया और वहाँ खुदाई करने लगा। ये जो कुल्हाड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये धारीदार हिस्सा जिसे कहते हैं, कि जाता है उछल के जाता है किसी वहाँ पे अन्य व्यक्ति जो आसपास जो लोग आते जाते हैं उनको लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एक्ट है वो एक एक्सीडेंट में आएगा क्योंकि जो एक्ट है उसने वो कोई इसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, वहाँ पे उसके मारने का कोई इंटेंशन नहीं था कि नहीं लाओ हम इनको निपटा ही देते, नहीं, वो एक एक्सीडेंटल एक्ट था। ठीक है, वो खुदाई कर रहा है, वो गलती से वो बाय एक्सीडेंट मैनर वो जो कुल्हाड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो छटक के दूसरे वाले व्यक्ति को लग जाता है वहाँ पे जो पास में खड़ा था और उस बंदे की डेथ हो जाती है। यहाँ पे इस बंदे को डिफेंस मिलेगा। लेकिन उसी जगह मान लीजिए यही सेम बंदा, ये जो है ये सेम बंदा खुदाई करने चला जाता है कहाँ पे? जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक ना, पार्क में, ठीक, जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक ना, मान लीजिए ये पार्क है, ठीक, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये बंदा जाके वहीं पे खुदाई करने लगता है और उसमें से उसकी जो कुल्हाड़ी है वो उछल के किसी वहाँ के बच्चे को लग जाता है। तो यहाँ पे उसको डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर केयर एंड कॉशन का फॉलो नहीं किया गया है। उसको आखिर ये तो होता है कि मान लो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, किसी को लग गई चोट तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या, ये बंदा प्रॉपर केयर एंड कॉशन तो फॉलो किया नहीं, इसलिए यहाँ पे सेक्शन 18 का इसको डिफेंस नहीं मिलेगा। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बंदूक है, ठीक, ए है, ए के पास एक बंदूक है, वो बिना देखे बिना सोचे समझे, वो देखता भी नहीं कि बंदूक में गोली है कि नहीं है, वो चला देता है और बी की वहाँ पे डेथ हो जाती है। क्या यहाँ पे ए को जो है वो डिफेंस मिलेगा सेक्शन 18 का? तो द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे भी जो उसका एक्ट था वो विदाउट ड्यू केयर एंड कॉशन था। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप गन ले रहे हो उसको चलाने से पहले एक हर एक इंसान की ड्यूटी होती है कि आप उसको देखिए, आप अगर आप गन रखे हो तो उसको प्रॉपर केयर एंड कॉशन से रखिए। आप बिना देखे खेल खेल में किसी के ऊपर भी चला दे रहे हो ये सोच के कि बंदूक खाली है, तो नहीं, ये डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ए लाइबल होगा बी की मर्डर के लिए, क्योंकि अगर उसने बंदूक चलानी भी थी तो देख के चलानी थी। आप ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते हो कि गन है वो खाली ही होगी, ठीक है। मान के अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए है और बी है, ये दोनों नशे की हालत में रेस कर रहे होते हैं सड़क पे, ठीक है। तो जब ये रेस कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इनके रास्ते में एक बुढ़ा आ जाता है सी और उसको ये उड़ा देते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं ये तो एक्सीडेंट हो गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मारने का। तो क्या इन लोग का जो एक्ट था, क्या वो लॉफुल था? क्या ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना ये एक लॉफुल एक्ट होता है? क्या दारू पी के गाड़ी चलाना क्या ये लॉफुल एक्ट होता है?
तो क्या यहाँ पे इनको डिफरेंस मिलेगा? द आंसर इज नो। यहाँ पे ए और बी दोनों को डिफरेंस नहीं मिलेगा एंड दे विल बी लायबल फॉर रैश ड्राइविंग। समझ गए आप? यहाँ पे किसी दोनों में से किसी को भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। एक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल एक्ट होना चाहिए, जो कि इसमें ए और बी दोनों दारू पी के गाड़ी चला रहे थे, तो किसी का एक्ट लॉफुल नहीं था। लॉफुल एक्ट के साथ साथ कैसा होना चाहिए? मैनर्स भी इसको लॉफुल होना चाहिए, ठीक, और बाय लॉफुल मीन्स भी होना चाहिए, विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए। ठीक है। अब आइए देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, क्योंकि एक्सीडेंट जो सेक्शन 18 है उससे मेंस में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। और मेंस में क्वेश्चन क्या क्या रहता है? डिफाइन एक्सीडेंट, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स विद केस लॉज। ठीक, तो चलिए डेफिनेशन तो हम लोग ने अच्छे से पढ़ ही लिया है, समझ ही लिया। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पे आते हैं। तो द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। एक्ट कैसा होना चाहिए? कि तो एक्सीडेंट होना चाहिए, कि तो मिसफॉर्च्यून होना चाहिए। फिर एक्ट विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज होना चाहिए। क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं होना चाहिए और नॉलेज भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपको ये लगता है कि इस एक्ट, जैसे गोली वाले एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मान लीजिए अगर गोली चल गई और उस बंदे को लग गई तो बंदा मर जाएगा। नॉलेज तो है ना कहीं, ये ऐसा तो है नहीं कि वो गोली पूरी खाली होगी, उसमें एक भी गोली नहीं होगी, बंदूक पूरी खाली होगी। जनरली प्रिजम्पशन रहता है कि बंदूक है तो उसमें गोली भी होगी, तो ये इंसान को देख के चलाना होता है बंदूक। अब ए ने गोली चलाई बी पे, बी मर गया। अब ए यहाँ पे ये डिफेंस नहीं ले सकता कि नहीं इसमें मुझे लगा ये खाली होगा, ये प्रिजम्पशन रहता है कि बंदूक है तो उसमें गोली भी होगी। तो यहाँ पे नॉलेज भी नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन के साथ साथ नॉलेज भी नहीं होना चाहिए। इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। लॉफुल एक्ट होना चाहिए प्लस उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? लॉफुल मैनर्स होना चाहिए, लॉफुल मीन्स होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 18। अब चलिए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इज एट वर्क विद द हैचेस। ठीक है ना, वही कुल्हाड़ी वाला एग्जाम्पल, ए है वो वर्क कर रहा है, किससे? हैचेस से वर्क कर रहा है। The head flies off and kill a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on a part of A, the act A is excusable and not an offense. तो यहाँ पे अगर वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन ले रहा है तो इसको डिफेंस मिलेगा। किसका डिफेंस मिलेगा? सेक्शन 18 का। ठीक है, समझ गए आप लोग सेक्शन 18 क्या कहता है। अब आते हैं सेक्शन 19 पे। सेक्शन 19 का जो यहाँ पे बताता है वो नेसेसिटी के बारे में बताता है। और नेसेसिटी का एक सबसे बड़ी कहावत है, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। ठीक है, ये सेक्शन उसी पे बेस्ड है। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by the reason of being done with the knowledge that is likely to cause harm। अब देखिए सेक्शन 18 और सेक्शन 19 में अंतर क्या क्या है। यहाँ पे क्या है? विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। यहाँ पे नॉलेज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? merely by the reason of being done with the knowledge। यहाँ पे नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, that it is likely to cause harm, कि वो छोटा मोटा हार्म तो करेगा ही करेगा। सेक्शन 18 में प्योरली एब्सेंस ऑफ नॉलेज है। ठीक है ना, नॉलेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 19 में थोड़ा बहुत नॉलेज है। इफ डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के होना चाहिए, टू कॉज हार्म एंड इट गुड फेथ फॉर प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये पता है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत हार्म हमको करना पड़ेगा, लेकिन इस थोड़े मोड़े हार्म से अगर हम कोई बड़ा नुकसान रोक ले रहे हैं तो उसमें डिफेंस मिलेगा सेक्शन 19 में। चलिए इसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। एक टाइटैनिक जहाज है, ठीक, मान लीजिए ये टाइटैनिक जहाज जा रही है। एक जो बड़ी टाइटैनिक है, अब वो जा रही तो उसने ये देखा कि सामने बहुत बड़ा क्या है? बर्फ का पहाड़ है, आइसबर्ग है। और इस टाइटैनिक में कितने लोग हैं? 5000 लोग हैं। मान लीजिए अगर ये टाइटैनिक इससे टकराती है तो 5 के 5,000 लोग मर जाएंगे। तो फिर जो इसका कैप्टन है वो डिसाइड करता है कि लाओ टाइटैनिक को हम टर्न करते हैं। तो टाइटैनिक टर्न हो गया। बाद में देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी जहाज है, छोटा सा नाव, जिसमें मेनली 20 से 25 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये टर्न करते हैं तो ये लोग डूब जाएंगे। तो ये लोग डूब जाते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि 5000 लोगों को बचाने के लिए 20 से 25 लोग डूब भी जाते हैं। अगर छोटा मोटा हार्म हो भी जाता है तो वो इस सेक्शन में लायबल नहीं होंगे।
द कैप्टन विल नॉट बी लाइबल इन दिस सेक्शन, क्योंकि नेसेसिटी का प्रिंसिपल ही यही है कि छोटे मोटे हार्म को अवॉइड करने के लिए अगर बड़े हार्म को अवॉइड करने के लिए अगर छोटा हार्म हो भी जा रहा है तो उसके लिए भी डिफेंस मिलेगा इस सेक्शन में। तो अगर बड़े टाइटैनिक में जिसमें 5000 लोग हैं, अगर इन लोग को बचाने के लिए छोटी टाइटैनिक डुबाना भी पड़ रहा है या फिर उनके मोड़ने से, टाइटैनिक मोड़ने से इन लोगों को कोई, उस एक्ट से इन लोगों को नुकसान भी हो रहा है, तो दे विल नॉट बी लायबल। समझ गए आप लोग? ये इसमें क्या होगा, इसमें नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा। ठीक, एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसमें, जो लोग लकड़ी वाला एग्जाम्पल, बहुत लोग सुने होंगे, बहुत क्वेश्चंस में भी आता है ये लकड़ी वाला एग्जाम्पल। एक लकड़ी होती है, ए होता है, बी होता है, ये पूरी समुद्र होती है, उस समुद्र में एक ही लकड़ी रहती है और एक ए भी रहता है, बी भी रहता है। तो क्या काम करता है, एक थोड़ा पहलवान टाइप का रहता है, ए जो है वो थोड़ा पहलवान टाइप का रहता है। ए क्या होता है, बी को धक्का मार के गिरा देता है और अपना लकड़ी बैठ जाता है ताकि वो बच जाए। यहाँ पे भी ए को नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा और ए लायबल नहीं होगा। क्यों लायबल नहीं होगा? क्योंकि ए के एक्ट से एक जो उसको ढकेल रहा है, वो उसको मार तो रहा नहीं है कि नहीं उसको जान से मार के ढकेल दे रहा है, उसको ढकेल ही तो रहा है। भाई अगर तुम्हारे अंदर इतना बल है तो तुम जाओ दूसरी लकड़ी ले लो या फिर तुम तैर के चले जाओ, तुम जैसे मन करे वैसे जाओ। लेकिन ए ने बी का डेथ तो किया नहीं है, उसने सिर्फ लकड़ी ही लिया है। तो ये यहाँ पे क्या है, जो ए का जो एक्ट है उससे बी की डेथ नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ए नेसेसिटी का डिफेंस उसको मिल जाएगा। ठीक, एक बहुत इसका एक लीडिंग केस है और पूछता भी, प्री में भी बहुत पूछता है। चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक जंगल है, ठीक, एक टापू है, उस पर 5 लोग फंस जाते हैं, 1 2 3 4 5 लोग फंस गए। ये सब जो 4 लोग होते हैं वो 30 साल से ऊपर के होते हैं। ठीक, ये जो बंदा होता है ये होता है 5 साल का। ये लोग 20-25 दिन से भूखे रहते हैं। तो ये चारों लोग क्या प्लान करते हैं कि ये तो वैसे भी मर ही जाना है क्योंकि ये सिर्फ 5 साल का है, हम चारों लोग इसको मार के खा लेते ताकि हम लोग तो बच जाएं। ठीक है भाई, ये चारों लोग उसको मार के इनको खा जाते हैं। बाद में ये लोग पहुँचते हैं, इनके ऊपर ट्रायल होता है, चार्जेस फ्रेम होते हैं, ये लोग कन्विक्ट होते हैं मर्डर के लिए। ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग को तो नेसेसिटी का डिफेंस मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग ने तो अपनी जान बचाने के लिए उसको मारा है। तो लेकिन क्या होता है कि भाई तुमने नेसेसिटी की डेफिनेशन पढ़ी तो बहुत अच्छे से थी, लेकिन और अच्छे से पढ़ना था। ठीक, आपको सेल्फ प्रिजर्वेशन में ये कहीं नहीं राइट मिलता है कि आप किसी को मार दो। ये प्लैंक वाले में क्या था, इस ए ने बी को धक्का दिया था, ठीक है। अब धक्का देने के बाद वो चाहे वो मर रहा है चाहे वो तैर के जा रहा है, ए की एक्ट की वजह से डायरेक्ट बी की डेथ नहीं हो रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इन लोग का डायरेक्ट हाथ है इस छोटे बच्चे को मारने में। तो क्या होता है कि इन लोगों का जो डायरेक्ट एक्ट है, आपका डायरेक्ट एक्ट है, आपका इंटेंशन निकला, उसको मार के हम लोग खा लेते हैं, बच जाते हैं। तो यहाँ पे इनको डिफेंस नहीं मिलेगा नेसेसिटी का। ठीक है, जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है वो कहीं भी आपको अधिकार नहीं देता कि आप किसी को मार दो। ठीक है, हाँ, टाइटैनिक वाले में देखा था कि जो बड़ी टाइटैनिक थी वो छोटी टाइटैनिक को डुबा देती, वहाँ पे एक एक्ट हुआ था, ठीक ना, कुछ लोग मरे हुए कुछ लोग बचे होंगे, तो उस एक्ट की वजह से वो लोग मरे थे, लेकिन डायरेक्ट वो लोग किसी मारा नहीं था। यहाँ पे ए में भी बी को डायरेक्ट मारा नहीं था, धक्का दे दिया था। ठीक, एक एक्ट किया था, उस एक्ट के बाद वो सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ये इसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे ये जो चारों लोग हैं, इन लोग का एक्ट डायरेक्ट था इसको मारने में, इसलिए यहाँ पे इन चारों को डिफेंस नहीं मिलेगा, नेसेसिटी का डिफेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक, तो समझ गए आप लोगों को कहाँ डिफेंस मिलेगा, कहाँ डिफेंस नहीं मिलेगा। क्रिमिनल विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। ठीक ना, आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए किसी को मारने का, ऑल दो नॉलेज है कि नहीं, ठीक है, हाँ इस एक्ट से थोड़ा बहुत इनको हार्म हो जाएगा, मे भी मर भी जाए लोग, लेकिन डायरेक्ट इंटेंशन। इस वाले में क्या था, इन चारों का डायरेक्ट इंटेंशन था इस छोटे बच्चों को मार के खाने का। यहाँ पे ए का इंटेंशन बी को मारना नहीं था, सिर्फ ये था कि इसको धक्का दे दो और हम चढ़ जाए, हम बच जाए, बाकी ये अपना देखें। यहाँ पे ए का इंटेंशन ये था कि बी अपना देखें, हम बच जाए। ठीक है, टाइटैनिक वाले केस में भी देखा था, जो बड़ी टाइटैनिक थी
वो ऐसे टर्न कर रही थी ताकि वो अपना बच जाए, ठीक है। और उससे अगर थोड़ी बहुत हार्म होती छोटी वाली टाइटैनिक को, मान लो 20-25 लोगों को थोड़ी बहुत इंजरी हो भी जा रही है, लेकिन वहाँ पे उनको मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। ऑल्दो ये इस बात की नॉलेज थी कि हाँ इंजरी होगी, कुछ लोग मरेंगे भी, लेकिन मारने का कहीं इंटेंशन नहीं था। तो समझ गए। अब नेसेसिटी पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते मेंस में। डिफाइन, सबसे सीधा सीधा क्वेश्चन है, व्हाट इज नेसेसिटी, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, डिफाइंड विद इलस्ट्रेशन, ठीक। तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या होगा कि merely by the reason of being done with the knowledge that is likely to cause harm without any criminal intention। knowledge तो होगा, knowledge तो होना चाहिए, लेकिन criminal intention नहीं होना चाहिए। to cause harm and in good faith, कैसा होना चाहिए, good faith होना चाहिए, for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property, ठीक है। knowledge होगा लेकिन criminal intention नहीं होगा इसमें, ठीक। एक गुड फेथ होगा और पर्पस क्या होगा, ताकि बड़े हार्म को रोका जा सके, ठीक। अब इसका एक्सप्लेनेशन चलिए देखते हैं। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वॉज अ सच ऑफ नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वॉज लाइकली टू कज। तो यहाँ पे जो एक्ट है, ये एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा कि जो आपने काम किया है वो जस्टिफिएबल है कि नहीं है, वो छोटे हार्म को, वो बड़े हार्म को रोकने के लिए कि नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। ये कोर्ट डिसाइड करेगी। टाइटैनिक वाले में ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि हाँ आपको मोड़ने से छोटी टाइटैनिक डूब जा रही है, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। ये क्वेश्चन, ये फैक्ट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंसेस डिसाइड की जाएगी जो आपका एक्ट है वो सही है कि गलत है। ये कौन डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो सेक्शन 19 क्या बताता है नेसेसिटी के बारे में। अब एक और यहाँ पे बहुत जो इसका एग्जाम्पल जो इलस्ट्रेशन है ये भी है। मान लीजिए यहाँ पे 4 पटाखे की दुकान है, ठीक। दीपावली का टाइम था, 4 पटाखे की दुकान थी। अब इसमें क्या होता है, एक पटाखे की दुकान में आग लग जाता है, ठीक, इसमें आग लग जाता है। तो ये एक बंदा होता है, ये सबसे समझदार बंदा होता है। ये क्या काम करता है, इस वाले दुकान को पूरी तरीके से गिरा देता है ताकि ये जो ये आग है ये आने वाले और दुकानों पे ना फैले, नहीं तो और लंबा नुकसान होगा। तो ये क्या हो, ये छोटा नुकसान है। इसने ये वाली जो दुकान गिराई क्या है, ये छोटा नुकसान है। और किस लिए दुकान गिराई, ताकि बड़े नुकसान को ये प्रिवेंट कर सके। तो छोटे हार्म को किया ताकि बड़े हार्म को प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ पे इस बंदे को डिफेंस मिलेगा, किसका, नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये है, ए इन अ ग्रेट फायर पुल डाउन अ हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लेग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग, ही डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ। इसका इंटेंशन क्या है, ए का इंटेंशन क्या है, गुड फेथ है, ताकि जो आग है वो और आगे ना फैले और हार्म ना हो और लोग को क्षति ना पहुँचे, ऑफ सेविंग ह्यूमन्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हेयर इफ इट बी फाउंड that the harm to be prevented was such a nature and so imminent as to excuse a act, A is not guilty of an act। ये इसका जो इलस्ट्रेशन है वो यही बताता है, ठीक। अब आइए देखते हैं हम लोग सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या बताता है, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो ये क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा है, 7 साल के नीचे का बच्चा है, तो क्या वो इतनी मेंस्ट्रुआ फॉर्म कर लेगा कि वो कोई ऑफेंस कर सके, क्या वो मतलब उसका इतना गिल्टी माइंड होगा कि कोई ऑफेंस कर पाए। ये सेक्शन उसके बारे में बताता है। तो क्या कहता है, सीधा सीधा ये देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। अगर वो 7 साल का बच्चा है या फिर 7 साल से नीचे का है तो कोई भी एक्ट कर रहा है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मान लीजिए एक 6 साल का बच्चा है, वो जाता है एक बड़े से आदमी जो कि 40 साल का है, उस पर गोली चला देता है, तो यहाँ पे उसको एब्सोल्यूट डिफेंस मिलेगा, जिसका सेक्शन 20 का। एंड ये जो 6 साल का बच्चा है ये लायबल नहीं होगा किसी भी ऑफेंस के लिए, समझ गए। तो ये सेक्शन कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। तो अगर 7 साल के नीचे बच्चा है, अगर कोई भी अपराध करता है, चोरी करता है,
किसी को मर्डर कर देता है, कुछ भी करता है, वो लाइबल नहीं होगा किसी भी ऑफेंस के लिए। इस सेक्शन को क्या हम लोग कहते हैं? डोली इन कैपेक्स। किस नाम से जानते हैं? डोली इन कैपेक्स। मतलब जो बच्चा है 7 साल के नीचे का कोई भी बालक, कोई भी बच्चा अगर कोई भी अपराध कर रहा है तो वो गिल्टी नहीं होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं 21। अब इसमें क्या है? सेक्शन 20 में क्या है? जो चाइल्ड की एज है वो 7 साल से नीचे की है। लेकिन 21 में क्या है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अबव 7 ईयर एज। ठीक, 7 साल से बड़ा है एंड अंडर 12 ईयर्स हु हैज नॉट अटेन सफिशिएंट मैच्योरिटी। यहाँ पे जो वर्ड है सफिशिएंट मैच्योरिटी यूज किया गया है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऊपर वाले में क्या है? एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिला है। ठीक, कि अगर 7 साल से नीचे का बंदा है तो वो लायबल नहीं होगा तो नहीं होगा। इसमें क्या है? एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। सेक्शन 21 में क्या है? पार्शियल इम्यूनिटी है, कि देखा जाएगा कि उस बच्चे की मैच्योरिटी लेवल क्या है, क्या वो जो एक्ट कर रहा है उसको समझ पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके कंसिक्वेंसेस को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। अगर वो सफिशिएंट मैच्योर है तो उसको इसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो इमेच्योर है, वो अपने एक्ट को नहीं समझ पा रहा है, अपने कंसिक्वेंसेस को नहीं समझ पा रहा है, तब वो इसमें उसको डिफेंस मिलेगा। ठीक है, तब उसको इम्यूनिटी मिलेगी अंडर सेक्शन 21। तो चलिए देखते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड। तो इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है? सेक्शन 20 और 21 में डिफरेंस क्या है? जो सेक्शन 20 है वो चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स है। ठीक, और सेक्शन 21 में क्या है? चाइल्ड अबव 7 ईयर और बिलो 12 ईयर्स है। ठीक है, इसमें क्या है? एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है 20 में। 21 में क्या है? पार्शियल इम्यूनिटी है, उसकी मैच्योरिटी देखी जाएगी। ठीक है, सफिशिएंट मैच्योरिटी, उसकी मैच्योरिटी देखी जाएगी तब उसको इम्यूनिटी मिलेगी। इसमें क्या है? पार्शियल इम्यूनिटी है। ठीक, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा है, ठीक, एक बच्चा है 11 साल का बच्चा है, किसी घर जाता है, देखता है कि अरे वाह सोने की चेन रखी है। उसको ये नहीं पता होता चेन सोने की है कि उसकी क्या प्राइस है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सब वो देखता है, बहुत चमक रहा है। वो जाता है, उसको एक दुकान पे बेच के 100 रुपया ले लेता है और उसका वो आइसक्रीम खा लेता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब इसका ट्रायल होता है तो इसके जो वकील साहब होते हैं क्या कहते हैं कि अरे बच्चा तो इतना छोटा था, बताइए उसके अंदर सफिशिएंट मैच्योरिटी ही नहीं थी कि वो 1 लाख का जो चेन है वो 100 रुपये में बेच दे रहा है। तो कोर्ट कहते हैं नहीं, बेच रहा है ना, उसका इंटेंशन है ना कि इसको बेच के हम आइसक्रीम खा लेंगे। उसने चैन को लिया, छुपाया, उसको मार्केट में गया, सेल आउट किया, फिर जो पैसा मिला उससे वो आइसक्रीम खरीदा। तो उसके इस एक्ट से ये प्रॉपर दिखता है कि उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी थी कि वो अंडरस्टैंड कर सके नेचर एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ कंडक्ट क्या होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये होता है। तो इसमें इस बच्चे को डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि इसका जो एक्ट था साफ साफ देख के लग रहा था कि इसको पता है कि हमको जो 100 रुपये मिलेगा इसको हम बेचेंगे तो हमको उसका पैसा मिलेगा। ठीक, ये समझ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहा है कि अगर हम इस चैन को दुकान पे ले जाके बेचेंगे, वाह ये चैन कितनी सुंदर लग रही है, अगर हम इसको दुकान पे ले जाके बेचेंगे तो हमको इसका पैसा मिलेगा, उस पैसे से हम आइसक्रीम खाएंगे। तो इसको पता है कि इसका एक्ट कैसा है, उसका कंसिक्वेंसेस कैसा है, तो इसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी है। ठीक है, जो 7 साल के नीचे वाले हैं इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं देखना रहता है। इसमें अगर बिलो 7 ईयर्स है तो ठीक है भाई, यू विल नॉट बी लाइबल, आपको पूरा डिफेंस मिलेगा। लेकिन सेक्शन 21 में क्या होगा कि मैच्योरिटी देखी जाएगी। अगर आप इनफ मैच्योर हैं तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक, और अगर आप इनफ मैच्योर नहीं है तो आपको डिफेंस मिलेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये जज डिसाइड करेगा कि बच्चा जो है वो मैच्योर है कि नहीं है, वो अपने नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इस कंडक्ट को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, ये जज डिसाइड करेगा। तो ठीक है, सेक्शन 20 और सेक्शन 21 में क्या समझ गए आप लोग? ये डोली इन कैपेक्स के बारे में बात करता है, ये 7 साल के बिलो जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बात करता है, और इसमें लोग एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलती है। सेक्शन 21 किसके बारे में बात करता है? द चाइल्ड बिटवीन 7 ईयर्स एंड बिलो 12 ईयर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? वो बच्चा सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन कर रहा है तो लाइबल होगा, नहीं कर रहा है तो लाइबल नहीं होगा।
ये कौन डिसाइड करेगा सफिशिएंट मैच्योरिटी वाले पार्ट? ये जज डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा? मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस पूछ ले रहा है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, उससे जज डिसाइड कर लेगा कि मैच्योर है कि नहीं है। किस लिए? टू नो द नेचर एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ द कंडक्ट ऑन हिज ओकेजन। ठीक, तो ये है सेक्शन 20 और 21। अब आइए देखते हैं एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक, सेक्शन 22 सॉरी, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by person who at the time of doing it by the reason of mental illness is incapable to know the nature of the act or that he is doing either wrong or contrary to the law। ठीक, देखिए यहाँ पे जो इंसेंटी के बारे में बात की गई है वो मेडिकल इंसेंटी तो है ही है। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन पर्सन एट द टाइम ऑफ डूइंग बाय द रीजन ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक, मेडिकली तो वो पागल है ही है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेडिकली अनसाउंड होना इज नॉट सफिशिएंट। उसके लिए उसको लीगल अनफिट भी होना चाहिए। वो कैसे होगा? कि वो उस पागलपन से इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दिस एक्ट, कि वो जो एक्ट कर रहा है, ठीक ना, वो कैसा है, ही इज डूइंग आइदर रॉन्ग और कंट्री टू द लॉ। ठीक है, पागल तो है, चलो ठीक है, वो पागल है, लेकिन उस पागलपन से वो अपने जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। इस लेवल का पागलपन यहाँ पे डिफेंस में आएगा। ठीक, सिर्फ पागल होना सिर्फ डॉक्टर सर्टिफाइड करेक्ट नहीं, ये बंदे पागल हैं, इनको दौरा आता है, क्योंकि मेडिकल में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अनसाउंड माइंड या फिर मेंटल इलनेस में आती हैं। जैसे कि कोई लोग क्या होता है, किसी को दौरा पड़ता है तो वो भी मेंटल इलनेस में आते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि किसी का ब्रेकअप वगैरह हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आए दिन वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो अगर वो डिप्रेशन में जाके बंदा जाके किसी का मर्डर कर दे रहा है तो उसको यहाँ पे डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ मेडिकली अनफिट होना, मेडिकली मेंटल इलनेस होना इस सफिशिएंट नहीं है इस सेक्शन में। ठीक है ना, मेडिकल इलनेस के बाद इसको लीगल इलनेस भी लीगल मेंटल इलनेस भी होना चाहिए, जिससे वो इनकेपेबल टू नो द नेचर ऑफ दिस एक्ट और ही इज आइदर डूइंग रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आप इलस्ट्रेशन ले लीजिए कि मान लीजिए एक बंदा है, ठीक ना, वो जाता है बी का मर्डर कर दे रहा है। ठीक ना, एक बंदा है, वो जा रहा है बी का मर्डर कर दे रहा है, गला काट के निकाल दे रहा है। ठीक है, ये कहता है कि लाओ मैं देखूं कि इसका गला जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। ठीक, तो ऐसे केस में ए को डिफेंस मिलेगा, क्योंकि जो उसका कंडक्ट है, उसका जो एक्ट है, ये देख के पूरा लग रहा है कि नहीं, हाँ ये पागल हो ही चुका है। ठीक ना, एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ द एक्ट ही इज टोटली अनसाउंड माइंड, क्योंकि नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल प्रूडेंस का मैन होगा वो ये कभी नहीं करेगा कि नहीं लाओ गला काट के देखते हैं कि गला जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ता। और ये वहीं पे बैठा भी है, वो भागा भी नहीं है। ठीक है, इसको तो इसमें क्या होगा, ए को प्रॉपर डिफेंस मिलेगा। वही मान लीजिए ए है, वो रात में जाता है बी की, रात में दीवार को फांदता है। ठीक है, ये दीवार है, इसको फांदता है, टॉर्च लेके जाता है, बी को मारता है। बी को मारने के बाद बी की डेड बॉडी छुपा लेता है, जो टॉर्च है उसको भी छुपा देता है, और फिर आके कहता है नहीं मैं तो उस समय पागल था, मैं तो समझ ही नहीं पाया था मैं क्या कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे ए का कंडक्ट देख के कोई ये कहेगा ये पागल है? अगर तुम उसको मार रहे हो और उसको छुपाना और फिर उसके बाद टॉर्च को छुपाना, दीवार फांद के आना, ये शब्द दिखा रहा है कि भाई तुम उस समय पागल नहीं थे, तुम जो काम कर रहे हो वो दिमाग से काम कर रहे हो, सोची समझी साजिश है ये। ठीक है ना, तो इसमें ए को अनसाउंड माइंड का डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक, तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग बाय द रीजन ऑफ मेंटल इलनेस। चलो ठीक है, मेडिकली इलनेस होना तो ठीक है, मेंटल इलनेस होना ठीक है, बट इसके अलावा आपको इनकेपेबल टू नो द नेचर ऑफ दिस एक्ट दैट ही इज डूइंग आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ। ये भी होना चाहिए कि आप उस पागलपन के साथ साथ आप नेचर को भी नहीं समझ पा रहे हो कि आप किस टाइप का एक्ट करो, किस प्रकृति का एक्ट कर रहे हो, कि वो चाहे वो रॉन्ग हो और कॉन्ट्री टू द लॉ हो। मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है ना, उसका ब्रेकअप हो गया, बहुत तगड़े डिप्रेशन में चला गया। अब ऐसा तगड़ा डिप्रेशन कि 15-20 दिन तक वो कमरे से ही बाहर नहीं निकल रहा। फिर ये जाते हैं अपने डिप्रेशन में अपनी गर्लफ्रेंड जो कि इनकी बी है उनको ही गोली मार देते हैं। ठीक, फिर जब ये पकड़े जाते हैं तो कहते हैं नहीं, कोर्ट से कहते हैं नहीं जज साहब मैं तो पागलपन में था, मैं तो उसमें डिप्रेशन में था,
मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला मैं क्या क्या। तो कोर्ट कहेगी नहीं बेटा, तुम डिप्रेशन में तो थे, चलो मान ले तुम पागल भी थे, लेकिन तुमको तुम्हारा जो एक्ट था तुमको पता था तो तुम किस टाइप का एक्ट कर रहे हो, ठीक ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होनी चाहिए होगा, वो गलत है कि सही ये तुमको पता है, तो तुमको पागलपन का डिफेंस यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे ए को डिफेंस नहीं मिलेगा। समझ गए आप लोग? पागलपन तो होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए पागलपन कि वो अपने नेचर ऑफ एक्ट को समझ ना पाए, ही इज आइदर डूइंग रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। सो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। आगे की जो नेक्स्ट सेक्शन 23 है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।